10 क्लास के बच्चे, उम्मीद है आप प्रिकॉशन से अपने घरों। आज हम चलेंगे भू उपयोग के बारे में जानने के लिए। इसमें छूट गया था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपको बता दें कि भारत में जो भूमि है, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या का घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। जैसा कि आपको पहले बता चुके थे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 28.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। मात्र 93% ही जो है इसका वो भू उपयोग के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि भूमि कम हो जाने के वजह से और समस्याएं हमारे साथ क्या है कि समस्याएं जटिल है, एक लंबा जनसंख्या है और इस लंबे जनसंख्या को फीडिंग करने के लिए हमारे पास ज़मीन काफ़ी कम पड़ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अरुणाचल का जो ज़मीन है उसका हमारे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अभी तक इसका कोई अधिकृत क्षेत्र भूमि उपयोग के सर्वेक्षण में के दायरे में नहीं आया है। हम बात करें अगर इसके अस्थाई चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है। हमारे यहाँ पशु ज़्यादा हैं, इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध करने जैसी समस्या है और इसके कारण क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्सा पर ही खेती हो सकेगी। शुद्ध निवल बोए गए जो क्षेत्र हैं भारत का राज्यों में अलग अलग हैं, उनका परसेंटेज भी राज्यों में अलग अलग है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समस्याएं हमारे पास जटिल होती जाती हैं। आगे अगर हम इसमें देखें तो हमारे सामने राष्ट्रीय वन नीति के तहत हमारे देश में क्या वैश्विक स्तर पर निर्धारित किया गया है कि कुल जो देश की भूमि है, कुल देश की भूमि का 33% भाग में जंगल होना चाहिए। लेकिन अगर हम तुलना करें तो काफ़ी कम है। जैसा कि आपको हम कल बता चुके थे अगले वीडियो में कि भारत के पास मात्र ये संख्या 18% ही है। मात्र हमारे यहाँ जंगल 18% में ही है। तो इस तरह से ये समस्या हमारे सामने विकट उभर के सामने आ जाती है। हम अगर बात करें भू उपयोग का एक बड़ा भाग जो है हमारे यहाँ वो बंजर भूमि है और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि इत्यादि आते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बात करते हैं बच्चे इसके संदर्भ में कि जो हमारे देश में जो भूमि है उसका हम किस तरीके से संरक्षण करें, क्योंकि हमारा जो भूमि है वो डिग्रेडेशन का यानी निम्नीकरण का शिकार हो रहा है। तो आपको इसमें आगे बताते हैं कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े अपनी मूल आवश्यकता का लगभग 95% भाग इसी भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण
न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, भूमि का निम्नीकरण में अगर लगातार हम सिंचाई करते हैं तो भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके अलावा भूमि अत्यधिक उर्वरक डालने से भी बर्बाद होता है, डिग्रेड होता है, भूमि का ताकत खत्म हो जाता है उत्पादकता के लिए। तो आगे चलते हैं। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत है। इनमें लगभग 28% भूमि निम्नकृत वनों के अंतर्गत आता है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय, यानी पीएच मान या तो किसी का बढ़ा हुआ है या किसी का घटा हुआ है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे डिफॉरेस्टेशन, अतिचारण जिसको ओवरग्रेजिंग कहते हैं, खनन इत्यादि के कारण भी भूमि डिग्रेड हुआ है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरे खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिचारण के कारण भूमि बर्बाद हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो भूमि निम्नीकरण के बहुत सारे कारण हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जिससे मृदा में लवणीयता या क्षारीयता, यानी कि जिससे मृदा की पीएच वैल्यू घट जाती है या बढ़ जाती है। मिट्टी या तो लवणीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है। हालांकि अगर मिट्टी लवणीय होती है तो हमारे पास उसके रास्ते हैं, हम उसमें जल प्रवाह करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमको मिट्टी को काट कर हटाना पड़ेगा और फिर से मिट्टी को तैयार होने में, उर्वर होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, उसको काफ़ी समय तक खाली छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हमारे यहाँ क्रिएट है। सॉयल एज ए रिसोर्सेस, मिट्टी संसाधन के रूप में। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। या यूं कहिए कि अगर मिट्टी नहीं हो तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम लोग कोई भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि भोजन के लिए चाहे वो हार्बीवर हो या कॉर्निवोरस हो, सभी जो है भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। तो मिट्टी में भी कई परत होता है। मिट्टी निर्माण कैसे होता है ये आपको लास्ट चैप्टर जब ख़त्म होगा तो उसके बाद कुछ डाउटेबल फैक्टर रहेगा, उसको हम उसमें बताएंगे। तो आगे चलते हैं, जो हमारी समस्या है उस पर। आगे जो है मिट्टी के निर्माण की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज 1 या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन में मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जो इसका पैतृक चट्टान है वो, अथवा वैसी चट्टान जो नीचे लेवल में बेड रूप में बिछा है वो, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, ये सारे मुख्य कारक हैं। कहने का मतलब ये कि मिट्टी निर्माण के आप 4 फैक्टर याद रखिए। ये 4 फैक्टर हैं। पहला तो मूल चट्टान, दूसरा तो ऑर्गेनिक मैटर, जैविक तत्व, तीसरा जलवायु और चौथा काल यानी समय। ये 4 मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव ह्यूमस से निर्माण होता है, उसमें जैव ह्यूमस रहती है जिसकी वजह से मृदा बन के तैयार होता है। तो आपको बता दें
मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर हम भारत में मिट्टियों को कई तरीके से विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी को हम क्लासिफाई कई तरीके से करते हैं, उनके संरचना के आधार पर, उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर। तो चलिए अब हम चलते हैं भारत के मिट्टियों का वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलुवियम सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जैसा कि आप जानते हैं यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी जब भी मिलेगी तो नदी के तराई में ही मिलेगी। भारत का जो उत्तर भारत का जो मैदान है, जिसको कि हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, यह विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो अब चलते हैं एलुवियम सॉइल में भी। तो एलुवियम सॉइल को भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे मिट्टी जो कि पहाड़ के तराई के पास मिलते हैं, जो कि कंकड़ीले और पथरीले होते हैं, उसके बाद वो और नीचे आते हैं तो फिर वो उपज योग्य भूमि कहलाते हैं, मिट्टी कहलाते हैं। तो गंगा का मैदान जो कि उत्तर भारत का मैदान है, जिसको कि हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि फेमस है उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो हम गंगा के मैदान को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा दो भाग? ये दो भाग है बांगर और खादर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो निश्चित रूप से भारत पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व में नीचा है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर मिट्टी में भी वेरिएशन पाया जाता है। बांगर वो है जहाँ पर पुराने जलोढ़ हैं, यानी कहने का मतलब ये कि जहाँ 100 साल, 80 साल, 90 साल पर कभी बाढ़ आती है तो वो प्रदेश का जलोढ़ मिट्टी पुराना हो जाता है। लेकिन जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है वहाँ नए जलोढ़ मिट्टी बिछ जाते हैं, तो वहाँ का मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी की उत्पादकता नई जलोढ़ मिट्टी से कम होगी। तो भारत में पश्चिम की ओर बांगर भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और पूर्व की ओर खादर भूमि है। खादर भूमि को भी हम, हालांकि बुक में इतना नहीं क्लियर दिया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि खादर भूमि को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, ताल और जल्ला। हम लोग का जो इलाका है, कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद के बाद इधर बंगाल की तरफ का जो पूरा भाग है, इलाहाबाद से लेकर के बंगाल की तरफ का पूरा भाग ये खादर भूमि है, और इलाहाबाद से उधर पश्चिम की ओर वो बांगर भूमि है। तो खादर भूमि को हम दो भाग में विभाजित किए, ताल और जल्ला में। ताल कौन सा है, जल्ला कौन सा है? तो ताल क्षेत्र वो है जहाँ पर जो हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण फसल हैं, खरीफ और रबी। तो ये दोनों फसल नहीं उपजते, जहाँ केवल रबी फसल उगते हैं वो एरिया ताल क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि जब खरीफ फसल का टाइम होता है तो ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न होता है, पानी से डूबा हुआ रहता है। आपको बता दें कि बाढ़, बढ़िया, मोकामा का जो एरिया है ये पूरा ताल क्षेत्र कहलाता है। यह खादर का ताल क्षेत्र है, जबकि इधर पटना, गया, जहानाबाद, ये सारे एरिया जो हैं वो जल्ला क्षेत्र हैं। तो जल्ला क्षेत्र में खरीफ और रबी दोनों फसल होती है, जबकि ताल क्षेत्र में केवल रबी फसल उपजते हैं। तो अब उम्मीद करता है कि आप पूरी तरह से एलुवियम सॉइल के बारे में, भारत के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरी मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, वो दूसरा मिट्टी है ब्लैक सॉइल।